वेलकम टू मोरिया क्लासेस। आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हुए मोरिया क्लासेस में। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सबसे ज्यादा मजेदार टॉपिक होने वाला है। आज के टॉपिक में सच में यार, पढ़ने में यार सच में लाजवाब होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आज का जो टॉपिक मैं पढ़ने जा रहा हूँ, शायद ही मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट टॉपिक लग रहा है, और आज पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ा, और समझने की कोशिश करते हैं आज का टॉपिक क्या है वो भी समझते हैं। टॉपिक का नाम है भारत की भूमि, वहां के लोग। आज मैं बताऊंगा कि हमारे भारत की जमीनें और वहां के लोग कैसे हैं, और किस प्रकार से आदि मानव से लेकर के मनुष्य की शुरुआत हुई। आज वो सारी चीजें बताऊंगा, और भारत में कितने प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, ठीक है ना, वो सारी चीजें बताएंगे। आदि मानव ने पूर्व दक्षिण अफ्रीका में जन्म लिया। ध्यान से सुनना पड़ा, जो आदि मानव की शुरुआत कहाँ पर हुआ था? पूरब से दक्षिण अफ्रीका में जन्म लिए थे वो। और भारत की रंग बिरंगी विरासत, समृद्ध और आकर्षण के कारण विदेशी प्रजा भारत की तरफ क्या हुए? आकर्षित हुए। आज हमारे भारत में कौन आया था? विदेशी लोग। क्यों आए थे? क्योंकि हमारे भारत की जो कल्चर है रंग बिरंगी थी, समृद्ध था। उनको देखकर विदेशी प्रजा आकर्षित होकर के भारत में आए हुए थे, और भारत में अनेक प्रकार की जातियां आई थी। रिजल्ट क्या मिला? भारत में लगभग सभी जातियां के तत्व पाए जाते हैं, प्राप्त होते हैं। भारत में द्रविड़ प्रजा की गणना प्राचीनतम रूप में होती है। लोग कहते हैं सबसे पुरानी अगर कोई प्रजा है, सबसे पुरानी अगर कोई प्रजा है तो वो है द्रविड़ प्रजा। एमसीक्यू में पूछा जाता है, ध्यान से सुनना भाई। सबसे पुरानी प्रजा कौन है? तो द्रविड़ प्रजा। परंतु नौवंश शास्त्रियों और भाषा शास्त्र के अघतन खोजों से पता चलता है कि द्रविड़ और अन्य छह जितनी अलग अलग प्रजातियां भी रहती है भारत में। मतलब द्रविड़ प्रजा तो रहती है, पर द्रविड़ प्रजा के अलावा भी अन्य 6 जातियां अलग अलग प्रकार की हमारे भारत में है। हम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबके बारे में डिटेल में समझाएंगे बड़ा। ये देख सकते हो आदि मानव लोग, देखो कैसे गुफाओं में रहते हैं बड़ा। ये सब आदि मानव, इनकी जन्म बड़ा अफ्रीका में हुआ था बड़ा। अफ्रीका से बड़ा इंसानों की शुरुआत हुई थी बड़ा, ऐसा मान के चलो। चलिए, जिसमें से नंबर 1 स्टार्ट करते हैं बड़ा। निग्रोटो प्रजा, जिसे हम लोग हप्सी प्रजा के नाम से जानते हैं। यस, आपसे पूछेंगे नेग्रोटो प्रजा का दूसरा नाम क्या है? तो हप्सी प्रजा। चलो समझते हैं ये लोग कौन हैं, ये दिखते कैसे हैं। आप लोगों को इनकी फोटो में दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है निग्रोटो प्रजा। निग्रोटो प्रजा, निग्रो प्रजाति यानी हप्सी, भारत के सबसे प्राचीन निवासी है, सबसे पुराने निवासी हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि निग्रोटो या निग्रो यानी हप्सी, ये अफ्रीका से बलूचिस्तान के रास्ते से होकर ये लोग भारत में आए थे। ये लोग कहाँ से कहाँ आए थे? अफ्रीका से बलूचिस्तान के रास्ते से होकर ये लोग भारत में आए थे। अच्छा सर, ये लोग दिखते कैसे हैं? तो इनका जो रंग है वो श्याम रंग का है, और इनकी जो हाइट है वो 4 से 5 फुट की है, ऊंचे हैं। और सिर पर घुंघराले वाले कैसे हैं? बाल हैं। आप लोगों की इनकी शक्ल देखना है तो बड़ा ये देख सकते हो बड़ा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलिए अब हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलाइज प्रजा के बारे में, जिसे हम ऑस्ट्रेलाइज प्रजा का दूसरा नाम क्या है? निषाद प्रजा। यह प्रजा कहाँ से आई हुई भाई? अग्नि एशिया से आई हुई। यह प्रजा अग्नि एशिया से आई हुई। रंग श्याम है, लंबा और चौड़ा सिर और छोटा कद वाले, चिपटी नाक और शारीरिक विशेषता ये लोग रखते हैं। भारत में आए हुए आर्य, जिन्हें हम निषाद प्रजा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है,
आर्य को ही हम लोग निषाद कहते हैं। एमसीक्यू में या एक वाक्य में पूछते भाई निषाद किसे कहते हैं, तो भारत में आए हुए आर्य को निषाद कहते हैं। भील प्रजा के लिए निषाद शब्द यूज होता है, मतलब निषाद जो प्रजा होती थी वो किसके लिए यूज होता था, भील प्रजा के लिए। भारत में कोल और मुंडा जाति, असम के खासी प्रजा, निकोबार, ब्रह्मदेश, वर्तमान म्यांमार जातियों को इससे लक्षण देखने को मिलते हैं। भारत की संस्कृति और सभ्यता का विकास इन प्रजाओं का योगदान विशिष्ट है। ये लोग एक्चुअल में बनाते क्या थे ना, तो आप लोग ध्यान से सुनना पड़ा। ये लोग उनका काम क्या था, मतलब ये जो पोस्टलाइज प्रजा था इनका मेन काम क्या था, तो ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, खेती करने और सूती कपड़े बुनने जैसे कौशल के लिए जाने जाते थे। ये अपनी धार्मिक मान्यताएं भी थी, धार्मिक मान्यताओं के देख सकते हो बेटा। अच्छा, मुंडा जाति के बारे में जानना है तो बेटा ये लोग देख सकते हो बेटा, इस तरीके के नृत्य वगैरह करते थे बेटा। इनका जो बहुत अच्छे तरीके से बेटा ये लोग अपने त्योहारों को मनाते थे बेटा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे बेटा। द्रविड़ प्रजा क्या होती है, द्रविड़ प्रजा क्या होती है बेटा। द्रविड़ों को मोहेंजोदड़ो की सिंधु संस्कृति का सृजन और पाषाण युग में संस्कृति का उत्तराधिकारी माना गया। जो द्रविड़ थे वो मोहेंजोदड़ो की सिंधु संस्कृति के सर्जक स्थापक माने जाते थे, जिसका उत्तराधिकारी कब माना गया, पाषाण युग की संस्कृति में माना गया। उत्तर से आई अलग अलग प्रकार की की भाषा सांस्कृतिक लक्षण रखते हैं। कालांतर में ये द्रविड़ कहलाए। द्रविड़ों ने माता के रूप में देवी जी को और देवी पार्वती और पितु के स्वरूप में परमात्मा मतलब शिव जी की पूजा का ज्ञान दिया था। द्रविड़ों ने कौन सा ज्ञान दिया था, तो द्रविड़ों ने माता के स्वरूप में देवी पार्वती और पितु के स्वरूप में परमात्मा मतलब शिव की पूजा का ज्ञान दिया था। किसने दिया था, तो द्रविड़ों ने दिया था। क्लियर, जिसमें धूप दीप आरती पूजा करने की परंपरा हमें द्रविड़ों से प्राप्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि प्रकृति और पशु पूजा ये भी किसने दिया था, द्रविड़ों ने दिया था भेंट में। द्रविड़ों ने कुल देवों के आर्य ने अपना लिया। उन्हें संस्कृति के रूप में देव रूप पुनः साबित किया, मतलब पुनः स्थापित किया। समय के साथ साथ उत्तर प्रचंड प्रभाव तहत द्रविड़ों के आर्य संस्कृति गहराई तक पहुंच गई। अंतर जातीय विवाह संबंध भी होने लगे धीरे धीरे। ठीक है, द्रविड़ों ने मातृ प्रधान कुटुंब प्रथा भी प्रचलित की थी और अवकाशीय ग्रहों के क्षेत्र में अलग अलग कलाएं भी इन्होंने स्थापित किया, जिसमें कौन कौन सी कला थे बेटा, एक तो कताई बुनाई था, दूसरा रंगाई था और तीसरा रक्षा नौका, जो अनेक क्षेत्रों में इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया। मतलब द्रविड़ों ने कौन कौन सा ज्ञान, एक तो बड़ा पूजा करने का ज्ञान दिया था, दूसरा इन्होंने संस्कृति के कारण इन्होंने संबंधित विवाह प्रथा भी स्टार्ट किया था और इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में भी इन्होंने बहुत अपना योगदान दिया है, जैसे कताई बुनाई रंगाई रक्षा नौका, इस सभी में इन्होंने क्या किया था, बहुत ज्यादा योगदान दिया हुआ था। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको द्रविड़ प्रजा के बारे में बहुत अच्छे से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट टॉपिक, आर्यों के प्रभुत्व के बाद दक्षिण भारत के तरफ खिसकने गए, वह स्थायी, और वहीं पे जाकर के ये लोग क्या हो गए, स्थायी हो गए। आज दक्षिण भारत में द्रविड़ में अगर बात करूं भाषाएं, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, द्रविड़ प्रजा की बात कर रहा हूँ भाई साहब। कौन कौन सी भाषाएं, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम जैसी भाषाएं बोले जाने वाले लोग रहते थे। आरंभिक में तमिल साहित्य पूर्वी और अभिव्यक्ति के रूप में पूर्ण हुआ था। अब बात करता हूँ अन्य प्रजा के बारे में। तो अन्य प्रजा के बारे में अगर हम लोग समझे तो ध्यान से समझना, इसमें मोंगोलाइट आता है, अल्पाइन आता है, डिनरिक आता है और हार्मोनिक प्रजा भी आती है। अगर मैं बात करूं मोंगोलाइट प्रजा कौन से प्रजा में आते हैं बेटा,
तो ध्यान से समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ उत्तर पश्चिम के चीन में से तिब्बत होकर के ये भारत में आए थे। अच्छा, मंगोलाइट प्रजा भारत में कैसे आए थे? तो ये लोग उत्तर पश्चिम से, ये लोग पहले चीन में से ये लोग तिब्बत में से कहाँ पर आए? भारत में आए। उत्तरी आसाम, सिक्किम, भूटान, पूर्वी बंगाल आदि जगहों पे अपना निवास बनाया। समय के साथ उनका भारतीयकरण भी हुआ। एग्जाम में एमसीक्यू में या एक वाक्य में या 2 नंबर में क्वेश्चन ऐसे में पूछा जा सकता है कि भारत का भारतीयकरण कैसे हुआ, तो आपको यही टॉपिक लिखना है बराबर। इस प्रजा का रंग पीला, चेहरा चिपटा और उभरे हुए गाल और बादाम आकार की आंखें, ये शारीरिक लक्षण रखते हैं मंगोलाइट प्रजा के। अगर आपसे पूछे कि भाई मंगोलाइट प्रजा एक्चुअल में दिखते कैसे हैं, तो ये जो अंकल जी बने हैं, इन अंकल की तस्वीर देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे हैं? तो फिर से बता रहा हूँ, इनका जो रंग है बड़ा वो कैसा है? पीला है। और चेहरा इनका चिपटा है, बड़ा चाइनीज जैसे दिखते हैं। और उभरे हुए गाल हैं और बादाम आकार की इनकी आंखें, खा जाओ जैसे तो। ठीक है, तो ये लोग पीले रंग के थे, जिसे हम लोग किरात के नाम से भी जानते हैं बड़ा। एक मार्क्स से परिभाषा में पूछते हैं किरात किसे कहते हैं, तो याद रखना, मोंगोलाइट लोग पीले रंग के थे, इसलिए उन्हें किरात के नाम से जाना जाता है। कैसे दिखते थे वो लोग? पीले रंग के दिखते थे, इसलिए उन्हें किरात के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं अल्पाइन, डिनरिक और आर्मेनिक। ये मध्य एशिया से प्रजा आई थी। तीनों जातियां एक समान भौतिक गुणधर्म वाली जातियां थी। इन प्रजा के अंश विशेष करके महाराष्ट्र में, बंगाल में, उड़ीसा में, गुजरात में और सौराष्ट्र में अधिक प्रमाण में लोग देखने को मिलते थे। तो यहाँ पर अल्पाइन, डिनरिक और आर्मेनोइड, ये तीनों के तीनों जो जातियां थी बड़ा एक ही प्रकार की थी, एक जैसे दिखते थी। इनकी प्रजातियां कहाँ कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है, बंगाल में है, उड़ीसा में है, गुजरात में है, सौराष्ट्र में अधिक देखने को मिलती है। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये जितने भी टॉपिक्स में बताया, जितने भी टॉपिक मैंने आपको समझाया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, सभी लोग नोट्स बनाते, लिखते रहना, समझते रहना, याद करते रहना। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो मुझसे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आगे बढ़ते बड़ा हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में समझते हैं, जो हालांकि मेरा फेवरेट टॉपिक है, जिसका नाम है आर्य प्रजा। चलिए आर्य प्रजा के बारे में भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, भारत की आर्य सभ्यता के निर्माता कौन थे? नॉर्डिक लोग थे। ध्यान से समझना बेटा, आर्य प्रजा के निर्माता यानी आर्य प्रजा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? नॉर्डिक। ये कब से रहते बड़ा है भारत में? प्राचीन काल, हिंदू आर्य कहलाते थे। उनकी मुख्य संख्या जिस प्रदेश में थी वहां के आर्यव्रत कहलाता था। प्राचीन काल में प्रथम आर्य जनसंख्या भारत में थी। वहां 7 बड़ी नदियां होने के कारण साप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में पूर्व मिथिला आप लोग नाम सुने हो बेटा, जो बिहार के अंदर आया हुआ है। ठीक है, जिसे मैथिली भाषा बोली जाती थी। दक्षिण में विंध्याचल तक आर्यव्रत विस्तार हो गया। अन्य समकालीन प्रजा तुलना में अधिक विकसित हो गई। आर्य भारत राजा भरत कुल के नाम से विशाल प्रदेश, इसमें भरत भूमि, भरतखंड, भरतवर्ष, भारत जैसे नामों के पहचाने जाने लगा। यानी भारत के भी बड़ा 5 नाम थे, याद रखना बड़ा। भारत, जो राम के जो भाई थे भरत, उनके ऊपर से पड़ा था भरत, पर से पड़ा भरत भूमि, भरतखंड, भरतवर्ष, भारत जैसे नामों से पहचाने जाने लगा। अच्छा, आर्य वाले जो लोग थे, आर्य जो प्रजा थी बड़ा, आर्य प्रजा ज्यादातर बड़ा वो प्राकृतिक प्रेमी थे, मतलब पर्यावरण प्रेमी थे। मतलब वो लोग पेड़ों को ज्यादा प्रेम करते थे बड़ा। इसमें सर कौन कौन से ऐसे पेड़ हैं जिनको वो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं? ये वृक्ष, पर्वत, नदी, सूर्य, आयु, वर्षा, इनकी पूजा आराधना करते थे। उन्होंने इनकी सबकी स्तुतियां की रचना भी की थी। कुछ समय के बाद वेद पाठ प्रचलित हुआ। कालांतर में उनकी धार्मिक विधियां प्रारंभ हुई और उनके बाद यज्ञाएं की क्रिया भारत में शुरू हुई। आज मैं आपको बताता हूँ बेटा, आप किसी भी पुराने घरों में जाओ या गुफाओं में जाओ तो वहां पर
आपको बड़ा बहुत सारी मूर्तियां देखने को मिलेगी भगवानों की, ठीक है, पेड़ों पौधों की, वृक्षों की, नदियों की। वो सारे क्यों बड़ा? क्योंकि आर्य प्रजा लोग एक तो प्राकृतिक प्रेमी भी थे, और ये लोग वृक्ष, पर्वत, नदी, सूर्य, वायु, वर्षा की पूजा आराधना करते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, भारत में आई हुई अलग अलग प्रकार की प्रजाएं संस्कृतियों के विशिष्ट तत्व अपना करके इन्होंने संस्कृति का क्या किया? सर्जन किया। कलात्मक में भारत में आकर के स्थायी हो जाने वाली सभी जातियां का विवाह संबंध प्रजा सम्मिश्रण होता रहा। सबके विशिष्ट रहन सहन, भाषाओं, विचारों और धार्मिक मान्यताओं का क्या हुआ? समन्वय हुआ। इसी तरीके से प्रारंभिक काल से ही अपने देश में क्या हुआ? उन संस्कृति का निर्माण होता रहा, और जिसने भारत को भव्य और समृद्ध विरासत प्रदान की। भारत रंग बिरंगी संस्कृति वाला विकास हुआ। यहाँ के लोग इतना घुल मिल गए कि उनका स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं रहा गया, अर्थात भारतीयकरण हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसी तरीके से प्राचीन भारत में आई अलग अलग प्रकार की प्रजा सम्मिश्रित होते हुए भारत की सांस्कृतिक विरासत की विविधता पूर्वक रंग बिरंगी समृद्धि बनी। अब बड़ा लास्ट टॉपिक के बारे में बड़ा हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। बड़ा ये वाला जो क्वेश्चन है हम कल के वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।